जो भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं उन सभी ने कभी भी बुरे परिस्थितियों की चिंता नहीं की। वह बुरी स्थिति में भी उस परिस्थिति का हल ढूंढने में व्यस्त रहे, न कि चिंता करने में। तो एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में ऐसा जानेंगे जिससे आपकी जिंदगी भर की चिंता खत्म होने में आसानी होगी। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती उस समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहां तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पूरे चाइना में एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लें कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े उन्हें याद आई लाओ त्सु की। उसके बाद लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया। क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे, इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वो लाओ त्सु से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्सु तक सिपाही ने संदेश पहुंचा दिया कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को गौर से देखा और उन फूलों को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी थोड़े दुविधा में पड़ गए। वो भी थोड़ा परेशान हुए और भ्रमित हो गए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ाती हुई आई और वो जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ये देखकर सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस परेशानी का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा, बाएं हाथ की तरफ जो फूल है वही असली है और दाहिनी हाथ में रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बद्धा हैरान हुआ, क्योंकि वो भी कभी कभी बीच बीच में भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने हैरान होकर लाओ त्सु को पूछा कि आपने पहचाना कैसे? लाओ त्सु ने कहा, इंसानों की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन नेचर को धोखा नहीं दिया जा सकता। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपने आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर के हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु के बुद्धि के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें, हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी प्रॉब्लम्स। एक बार एक आदमी जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहा था। वह बड़ा ही खुश था और बड़े मजे के साथ अपनी कार चला रहा था। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसकी गाड़ी एक ब्रिज पर जाकर रुक गई। वह आदमी अपनी कार से बाहर आया। उसने देखा कि उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। तो वो आदमी जितना खुश था, जितना मजे में था, टायर पंचर होने के बाद उसका सारा मजा किरकिरा हो गया। उसने अपनी कार से स्टेपनी निकाली और पंचर वाले टायर के स्क्रू खोलने लगा। आपने देखा होगा कि एक टायर को 4 स्क्रू लगी होती है। तो जैसे ही उसने वह 4 स्क्रू खोले, वह चारों के 4 स्क्रू ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही थी उसमें गिर गए। अब वह आदमी ऊपर देखने लगा और कहने लगा कि एक मुसीबत क्या कम थी कि तूने और एक बढ़ा दी। अब अपने आप को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे साथ सब बुरा होता रहता है। उतने में जंगल से एक चरवाहा आ रहा था बकरी चराते हुए। उस आदमी के पास पहुंचा और उसे पूछने लगा कि सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो आदमी गुस्से में बोला कि जाओ तुम्हारा काम करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उस चरवाहा ने फिर से पूछा, सर बताइए क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं है। तो वो आदमी बोला, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है।
लेकिन मैं स्टेफनी लगा ही रहा था कि तभी चारों के चारों स्क्रू नदी में गिर गए। फिर उस चरवाहे ने बोला, यह तो बहुत आसान है। वह आदमी बोला, कैसे? उसने बोला, तीनों टायर के एक एक स्क्रू निकालकर इस टायर में लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखा जाए तो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आती है सबका सॉल्यूशन है, लेकिन लोग सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं। जैसे मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वगैरह वगैरह। अरे जो होना था हो गया, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है वह सोचो ना। अब हमें जिंदगी मिली है तो उसमें प्रॉब्लम तो होगी ही। तो दोस्तों चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। वह आदमी हर वक्त यही सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। तो एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते से निकल गया। आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे उस जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? फिर उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से यह पूछना कि वह बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वह वहां से निकल गया तो उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि माला, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिख रहा था जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? आदमी ने उसे भी वही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो उस कछुए ने भी कहा कि उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहां से भी चला जाता है। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अब अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूं। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उन बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चल जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी उन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते से गुजरते वक्त जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा और जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह बूढ़े जादूगर से मिला जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी को दे दी और जैसे ही उसने अपनी छड़ी दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाए तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और अब वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वह स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा त्याग किया था।
वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवालात को त्याग कर उन तीनों के सवाल को पूछा। इस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एक मौका एक बार की बात है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इससे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसे कमा पाऊं। अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिले उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो बड़े शंख की तलाश में सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से रात हो गई, तो न तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया था। तो अभी उसके हाथ में कुछ नहीं था। और जो पहले वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपये मिले, और जो छोटे छोटे शंख उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया, जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी निराश हो जाता है। मोरल ऑफ स्टोरी। इस कहानी को मेरा लिखने का मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बढ़ती बढ़ती चीजों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीजें, या फिर ये कहे कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी छोटी छोटी चीजें को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका ड्रीम आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का गोल एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े और छोटे दोनों पर भी फोकस किया और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया। और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे 1 रुपया भी न मिला। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के अल्जीरिया देश में बकाउस नामक राजा राज्य करता था। उसके ही राज्य के एक नगर में एक समझदार जज रहता था जिसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब राजा के कानों में उसकी न्यायप्रियता के चर्चे पहुंचे तो उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह घोड़े पर सवार हुआ और जज के नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां उसे एक अपाहिज भिखारी बैठा दिखाई पड़ा। भिखारी ने राजा को रुकने का संकेत किया। राजा रुक गया। उसने राजा से कहा, मेरी मदद कर दो, मुझे अगले चौक तक छोड़ दो। राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। जब वे अगले चौक पर पहुंचे और राजा ने भिखारी को घोड़े से उतरने को कहा तो भिखारी कहने लगा, ये मेरा घोड़ा है, तुम घोड़े से उतरो। दोनों में बहस होने लगी। लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। बहस बढ़ती देखकर लोगों ने मशवरा दिया कि वे लोग फैसले के लिए जज साहब के पास चले जाएं। दोनों कचहरी पहुंचे। कचहरी में बहुत भीड़ थी। जज साहब एक एक करके सबको बुलाकर उनकी दलीलें सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक स्त्री भी थी। लेखक ने स्त्री की तरफ इशारा करके कहा, जज साहब ये स्त्री मेरी है। किसान ने कहा, ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये मेरी स्त्री है। जज साहब ने उनकी दलीलें सुनी, लेखक और किसान को। उन्होंने अगले दिन आने को कहा। स्त्री को रोक लिया। उसके बाद उनके सामने कसाई और तेली हाजिर हुए। कसाई के कपड़ों पर खून से छींटे थे।
वहीं तेली के कपड़ों पर जगह जगह तेल के दाग लगे हुए थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी। कसाई बोला, जज साहब, पैसों की ये थैली मेरी है। किसान बोला, नहीं जज साहब, ये थैली मेरी है। दोनों की दलीलें सुनकर जज साहब बोले, ये पैसों की थैली यहीं छोड़ जाओ, तुम दोनों कल आना, मैं कल फैसला करूंगा। अंत में राजा और भिखारी की बारी आई। राजा ने जज को सारी घटना बताई। तब जज ने कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। अगले दिन कचहरी में सब हाजिर हुए। सबसे पहले जज साहब ने लेखक और किसान को बुलाया। दोनों सामने आए। जज साहब ने फैसला दिया, ये स्त्री लेखक की पत्नी है, किसान झूठा है, उसे 50 कोड़े लगाए जाए। उसके बाद उन्होंने कसाई और तेली को बुलाकर फैसला सुनाया, ये पैसों की थैली कसाई की है, झूठे तेली को 50 कोड़े लगाए जाएं। अंत में राजा और भिखारी को बुलाया गया। जज साहब दोनों को लेकर अस्तबल के सामने पहुंचे। अस्तबल में कई घोड़े बंधे हुए थे। पहले जज राजा को लेकर अस्तबल में गया और घोड़े को पहचानने को कहा। राजा ने घोड़ा पहचान लिया। उसके बाद वह भिखारी को लेकर अस्तबल में गया। भिखारी ने भी घोड़ा पहचान लिया। सब वापस कचहरी में आए। जज ने फैसला सुनाते हुए राजा से कहा, वो घोड़ा आपका है। उसने भिखारी को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। राजा जज के निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। कचहरी की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजा जज के पास गया और पूछने लगा, जज साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप सारे फैसलों पर कैसे पहुंचे। जज ने बताया, मैंने आज सुबह महिला को दवात से पेन में स्याही भरने को कहा। उसने ये काम बखूबी किया। मैं समझ गया कि वह लेखक की पत्नी है। पैसों की थैली से सिक्के निकालकर मैंने रात में पानी के बर्तन में डाल दिए थे। सुबह मैंने देखा कि पानी की सतह पर तेल नहीं तैर रहा। मैं समझ गया कि तेली झूठ बोल रहा है। वो पैसों की थैली कसाई की है। घोड़े का मामला जरा पेचीदा था। फिर आप निर्णय तक कैसे पहुंचे? राजा ने पूछा। जज बताने लगा, आज सुबह जब मैं आप दोनों को अस्तबल ले गया और घोड़े को पहचानने को कहा, तो मेरा मकसद ये देखना नहीं था कि आप दोनों में से कौन घोड़े को पहचान पाता है, बल्कि ये देखना था कि घोड़ा आप दोनों में से किसे पहचानता है। जब आप घोड़े के पास पहुंचे तो घोड़ा खुशी से पूंछ हिलाने लगा, किंतु जब भिखारी घोड़े के पास गया तो उसने अपना पिछला पैर उठाया। मैं समझ गया कि आप घोड़े के मालिक हैं। राजा जज की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए जज को इनाम देना चाहा, पर जज ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है और मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता हूं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि सदा अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और अपने कार्य में अपनी बुद्धि का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने बुद्धि से किसी कार्य को करता है तब वो कार्य उत्तम और सही हो पाता है। इसलिए खुद की बुद्धि का उपयोग कर हर कार्य को करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, वही अब छठी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह एक कुशल योद्धा था और हर युद्ध में विजयी होता था। आस पड़ोस के राज्य के राजा भी उसके पराक्रम का लोहा मानते थे। एक बार वह एक युद्ध में विजयी होकर अपने नगर लौट रहा था। उसके मंत्री और सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बौद्ध भिक्षुक बैठा दिखा। वह घोड़े से उतरा और भिक्षुक के पास जाकर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। मंत्री और सैनिक ये दृश्य देख रहे थे। एक मंत्री को अपने राजा का भिक्षुक के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतने पराक्रमी राजा हैं, आपने कितने युद्ध जीते, सब आपको लोहा मानते हैं। आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए, किंतु आपने एक भिक्षुक के चरणों पर शीश झुका दिया। मुझे ये उचित नहीं जान पड़ा। राजा मुस्कुराया किंतु कुछ बोला नहीं। अगले दिन उसने उस मंत्री को बुलवाया और एक थैला देकर कहा, इस थैले में 4 चीजें रखी हैं, बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार जाने के पहले इस थैले में झांक कर मत देखना। मंत्री थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने 4 चीजें निकाली तो चकित रह गया। थैले में एक मुर्गी का सिर, एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन उसे करना ही था। उसने मुर्गी का सिर, मछली का सिर और बकरी का सिर तो बेच दिया, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट आया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल एक प्रयास और करना। अब की बार तुम बिना कोई मूल्य लिए इंसान का सिर किसी को दे आना। अगले दिन मंत्री फिर बाजार गया।
पूरे दिन उसने इंसान का सिर मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास किया, किंतु मुफ्त में भी किसी ने वह सिर नहीं लिया। मंत्री महल लौट आया। वह समझ चुका था कि राजा ने उसे यह काम करने क्यों कहा था। वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा सिर अपने पास रखोगे? मंत्री ने सिर झुका दिया। राजा ने कहा, जिस सिर को कोई बिना मोल भी लेना नहीं चाहता, उसे मैंने किसी भिक्षुक के चरणों में झुका दिया तो क्या हो गया? विनम्रता से झुके मेरे सिर को भिक्षुक का आशीर्वाद तो मिला। स्मरण रखो, मिथ्या अभिमान का कोई अर्थ नहीं दोस्तों। यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि मिथ्या अभिमान व्यर्थ है। विनम्र व्यक्ति सदा फलता फूलता है और अभिमानी अपने अभिमान की तरह कभी न कभी टूट ही जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। एक जंगल में एक पेड़ की साख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, फिर तीसरी डाल पर। वह निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया और हवाएं बहुत जोर से चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि सारे पेड़ टूटकर गिर जाएंगे, पर उस छोटे से पक्षी को कोई डर न था। उसे विश्वास तक क्यों तूफान से अपने आप को बचा लेगा। अगर एक साथ टूट गई तो फिर वह दूसरे साथ पर जाकर बैठ जाएगा। जंगल में ना तो पेड़ों की कमी थी और ना ही शाखों की। वो जानता है अपनी शक्ति को। उसके पास उड़ने को पंख है और यही पंख उसकी शक्ति है और यही उसका विश्वास है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से सीखने मिलती है, मुसीबत आए तो इस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत बोलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्त यह कि हमें खुद पर विश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा हो। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। यह बात अगर हम याद रखें तो कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक औरत थी और वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती तो एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी के गरीब इंसान के लिए बनाती। वह रोटी को रोज आंगन की छोटी मुंडेर पर रख देती थी ताकि कोई भी उसे ले जा सके। एक कुबड़ा रोज वहां से गुजरा और उसे रोटी को ले जाता था। वह उसे रोटी के लिए उस औरत को धन्यवाद नहीं कहता था, बस कुछ न कुछ बड़बड़ाता जाता। वह यह बड़बड़ाता था, जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। दिन गुजरते गए, वह सिलसिला यूं ही चला रहा। एक दिन उसकी इस बात से तंग आकर वह औरत सोचने लगे, कितना अजीब आदमी है, एक बार भी इसमें शुक्रिया नहीं बोला है, न जाने क्या बड़बड़ाता रहता है। रोज की तरह वह को बाद फिर आया, रोटी उठाई, फिर वही दोहराया, करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। आज उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने कुबड़े से छुटकारा पाने की सोची। उसे औरत ने उसे रोटी में जहर मिला दिया जो मुंडेर पर रखा करती थी। जैसे ही उसने जहर मिला, रोटी मुंडेर पर रखी तो उसे औरत के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को धिक्कारा, और कहां है ऊपर वाले, ये मेरा हाथों आज क्या होने वाला था। उसने वह रोटी तुरंत ही आग जलती चूल्हे में जला दी। फिर उसने ताजा रोटी बनाई और रोज की तरह मुंडेर पर रख दी। कोबरा व्यक्ति फिर आया, मुंडेर से रोटी लेकर फिर वही बात बड़बड़ाता हुआ चला गया। वह बेचारा क्या जाने कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। इस औरत का एक बेटा था जो परदेश में रहता था। महीने गुजर गए थे, उसकी कोई खबर न थी। यह औरत हमेशा अपने बेटे की सलामती की और वह वापसी की दुआ मांगा करती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे औरत ने दरवाजा खोलते ही वह शॉकेड रह गई। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, एकदम पतला दुबला, फटे हुए कपड़े, हाल बेहाल था। मां ने घबरा कर पूछा, ये तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटे ने कहा, मां बस तुम इसे एक चमत्कार ही समझो कि मैं जिंदा हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भूख से कई दिनों से बेहाल था। जब यहां की दूरी पर था तो चक्कर खाकर गिर गया। मैं तो मर ही गया होता अगर एक कुबड़ा मुझे रोटी ना खिलता। जैसे ही मां ने सुना कि एक कुबड़े ने उसके बेटे को रोटी खिलाई है तो उसका शरीर पीला पड़ गया। मन ही मन में सोचने लगी कि यह ऊपर वाले आज मेरे हाथों में क्या होने वाला था। उसके बाद उस कुबड़े के बातें उस मां के कानों में गूंजने लगी, जो तुम बुरा करोगे वह तुम हमारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा और जरूर आएगा। दोस्तों अगर ये क्या है, जो दिया है वही लौट कर आएगा, तो फिर क्यों न सिर्फ दुआ ही दिया जाए। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं।
9वीं कहानी एक जाल। दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है, फिट कर दी गई है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। और ये बातें हमें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। वह कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात की मैं बात कर रहा हूं, वे आपको इस कहानी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है। उसके ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं, उनमें से एक बंदर सीढ़ी चढ़ के केले खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के आंख में ठंडा पानी डाल दिया जाता है। इसकी वजह से हो फिर नीचे उतर आता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। वह जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब वह बंदर भी नीचे आ जाता है। सारे बंदरों को अब यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी पर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। फिर कुछ समय बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर और एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उस केले देखता है, और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और फिर एक नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है, और उस बंदर को भी जैसी ही पिंजरे में डालते ही उसे केले दिखते हैं, और वो जैसे ही उसको खाने के लिए सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी धुलाई कर देते हैं। और धुलाई करने वाले बंदरों में से वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था। इसको भी पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है, और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो फिर धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदरों को निकाल दिया जाता है और उसमें सारे नए बंदरों को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, और उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वह भी हटा दी जाती है। पर अब जब भी कोई नया बंदर को उस पिंजरे में डाल रहे थे, अब वह नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी में अपनी पैर को रखता है, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उसे नए बंदर की धुलाई कर देते हैं। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की धुलाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, हम उसको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह डिमोटिवेट हो जाता है, और हमें भी यह पता नहीं होता है कि हम उसकी सपनों की धुलाई क्यों कर रही है, और हम उसको ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप दादा से यही सब कुछ सुना है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को भी नहीं मिला। तू चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंडा पानी की बाल्टी जो पिंजरे के ऊपर रखी गई थी, वह अब हटा दी गई है। पहले का टाइम बहुत अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखा है, कोई आइडिया आता है, अगर वो उस बिजनेस का लोगों को बताता है तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं, एक ही अभी धंधे पानी नहीं है, अभी के टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हम सामने वाले बंदे से करते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वह सारे बंदरों से निपटकर उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आखिरकार वो केले खा ही लेता है। और इसी तरह जितने भी है डिस्ट्रैक्शन है ना, और लोगों की बातें हैं, जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, उन सबको साइड में करो यार, और अपने काम पर फोकस करो और अपने सपनों की सीढ़ी पर चढ़ते रहो। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहले का टाइम गया, पहले के टाइम को भूल जाओ, अभी अब के टाइम में जियो यार। ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, अगर कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी, दिल छूने वाली कहानी। एक लड़का था जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वह हर दिन मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए आता और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता। उसके पिता भी अक्सर वही मैदान के कोने में बैठे चुपचाप मैदान की ओर देखते रहते थे। उस लड़के की लगन को देखते हुए स्कूल के कोच ने उस लड़के को स्कूल की टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसकी बार
वे खिलाड़ी यानी एक एक्स्ट्रा प्लेयर के जगह में रखा। कुछ दिनों बाद जब स्कूल के मैच शुरू हुए तो लड़का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान 4 दिन हो गए, लेकिन वह मैदान में पहुंचा ही नहीं। लेकिन फाइनल मैच के दिन वह मैदान में पहुंच गया और अपने कोच से जाकर कहा कि सर, आपने हमेशा मुझे अपने टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जगह पर रखा है, कभी भी मेरी टीम में खेलने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन प्लीज आज मुझे खेलने का एक मौका जरूर दें। उसके कोच ने उस लड़के की बात सुनी और कहा कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है और वैसे भी ये फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है, मैं तुम्हें यह मौका देकर आज के दिन कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। लड़के ने फिर कोच से कहा कि सर प्लीज आज मुझे खेलने दे और मैं वादा करता हूं कि मैं आज आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट भी की, यहां तक कि उसकी आंखों में इसी बीच हल्की सी आंसू भी छलक आए। इससे पहले इस लड़के ने इस तरह कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की थी। कोच को भी लगा कि मुझे इस लड़के को एक मौका जरूर देना चाहिए। कोच ने कहा कि बेटा ठीक है, आज तुम खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने यह फैसला अपने एक बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दाग पर लगी है। बस मुझे अपने इस फैसले पर शर्मिंदा न होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उस लड़के को जब भी फुटबॉल मिलती थी वह उस फुटबॉल को गोल करके ही रहता था और उसकी टीम को उस लड़के की वजह से बहुत ही शानदार चीज मिली। मैच खत्म हो गया और वह लड़का इस मैच का हीरो बन गया। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं? मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतना शानदार खेलते हुए नहीं देखा। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? उस लड़के ने अपने कोच से कहा, मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मैदान के उस कोने में देखा जहां इस लड़के के पिता अक्सर बैठा करते थे, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं बैठा था। कोच उस लड़के से फिर पूछा कि बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी अक्सर वहां बैठा करते थे, लेकिन आज वह वहां पर नहीं है। उस लड़के ने अपने कोच को यह कहा कि कोच, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे। आज किसी भी कीमत पर मैं मैच हार नहीं सकता था क्योंकि आज मेरे पास एक बड़ा लक्ष्य था, उद्देश्य था। मैं आज मर सकता था लेकिन हार नहीं सकता था। जी हां मेरे दोस्तों, उस लड़के के पास जितने की एक बड़ी वजह थी, एक बड़ा रीजन था। और जब ऐसी कोई वजह और ऐसा कोई कारण जब किसी इंसान के सपनों से जुड़ जाता है तो इंसान के सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह हर मुश्किल, हर बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहता है। क्या है आपके पास ऐसी कोई बड़ी वजह जिसकी वजह से आप भी इतना मजबूत बन जाओगे कि हर बाधा और हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, डांटा जाओ और आप बिना रुके और एक कोशिश कर पाए अपने सपनों को पाने के लिए? और अगर आपके पास अभी तक ऐसी कोई भी वजह नहीं है तो उसको ढूंढिए जो आपको दिल में एक नया जोश भर दे और भरोसा दिला दे कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो कुछ भी संभव है। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो इस बात का पूरी गारंटी है कि वह चीज अब कभी नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारी 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी कभी हार न माने। ये कहानी है 2 मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड्डे हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में खेलते, उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के पास के इलाके में नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने ही डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ होगा। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वो कभी तैरते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद वो मोटा वाला मेंढक कहता है, चल यार,
अब घर जाने का टाइम हो गया, जंगल वापस चलते हैं। फिर वो पतला मेंढक कहता है, हाँ यार चल वापस चलते हैं। फिर वो दोनों बाल्टी से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वो छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी के दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां बहुत फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार कोशिश किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे, लेकिन दूध के चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसीलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसीलिए अब मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई न कोई हमें आकर बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले वाले मेंढक की बात को मान लेता है और वो दोनों तैरते रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत समय बीत गया लेकिन उनको निकलने के लिए कोई भी नहीं आया। जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूं। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख अगर तू पैर चलना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। हमको मरना नहीं है, तू पैर चलता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर और पैर चलता है, फिर कहता है, भाई देख हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती किए, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है ये मेरे जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक के आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। ये सब देख के वो पतला मेंढक और तेजी से पैर चलाने लगता है। भी उसके अंदर ये आग लग जाती है कि कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन वो तेजी से पैर चलाता रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर घोड़े देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से माखन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि कई घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसीलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटे से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से तो मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गड्ढा से हो गया है। अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। अब वो मेंढक माखन के ऊपर बेत के जोर से छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आता है। बाल्टी के बाहर आने के कुछ देर तक तो उसे ये समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ किया हुआ उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसके ही आंखों के सामने डीडे डूब कर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान लिया था। अगर वो भी थोड़ा ही देर तक और पैर चलाता होता और हार न मानता तो वो आज जिंदा होता। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों बाद वो शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। अपने उन बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को यही कहानी सुनाता है कि कैसे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ थे और बहुत मस्ती किया करते थे और हर जगह घूमना पसंद करते थे। और उसने अपने बच्चों को उस दिन की बातें भी बताई जिस दिन वो दोनों दूध के बाल्टी में गिरे थे। फिर वो मेंढक बोलता है अपने बच्चों से, मैं भी तुमको यही बताना चाहता हूं कि कभी भी हार नहीं मानना। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा लेकिन उसमें वक्त लगता है, और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है हमें जिंदगी में अभी तक वो सब न मिला हो जो हम चाहते हैं। लाइफ में मिलता उन्हें को है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।